अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ये वक्त एयर इमरजेंसी का है। एक ऐसा वायु प्रदूषण जो सिर्फ हमारी आपकी नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की पीढ़ी के लिए तबाही और बर्बादी की बात लेकर आया है। हमें इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ समझना होगा, इसका समाधान खोजना होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण के चलते बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है और हम उसे सामान्य मौत मानते हैं। एक अकल्पनीय हमारे समक्ष स्थिति विद्यमान है कि जहां पर हवा जहरीली हो गई है। हम कैसे साफ हवा मौजूदा पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराएं, ये वक्त इमरजेंसी का है और हमें इस पर खुलकर बात करनी होगी। आज मैं कोई राजनीतिक चिंतन के लिए नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर परिचर्चा लेकर आया हूं। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं और आसपास का वातावरण कैसे शुद्ध रखें, हमें इस बारे में आज बहुत खुलकर बात करने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में और एनसीआर के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की हालात बहुत खराब हैं, स्थितियां नियंत्रण के बाहर हैं और एयर इमरजेंसी जैसे हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक सजेस्ट किया है कि दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो दिल्ली से सटा हुआ है वहां पर वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया करने पर विचार करे सरकार। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI भयानक स्तर तक बढ़ा हुआ है। हमारे आसपास की हवा जहरीली हो चुकी है। जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लिए जरूरत है, दरअसल उसमें ऑक्सीजन कम, जहरीली गैस ज्यादा जा रही है। यही कारण है कि सांस के मरीज, यही कारण है कि कैंसर के मरीज, यही कारण है कि ब्लड प्रेशर, यही कारण है शुगर, यही कारण है हाइपरटेंशन और आंखों से कम दिखाई देना, हर वक्त थकान और अनुभव करना। हालात बहुत ही खराब हैं। हम शुद्ध हवा से वंचित हैं। आज जब ऐसे हालात हैं तो कल्पना करिए कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसा हिंदुस्तान और कैसा उत्तर प्रदेश देकर जा रहे हैं, जहां हमारे आपके बच्चे और हम शुद्ध हवा में सांस तक नहीं ले सकते। जो ऑक्सीजन हम सब आप कंज्यूम करते हैं, खींचते हैं, 90% उसमें जहरीली गैस हैं और यही हमारी बीमारी का कारण बनी हुई है। हम राजनीतिक मुद्दों में उलझे हुए हैं, हम चुनाव में उलझे हुए हैं, हम सामाजिक व्यवस्थाओं में उलझे हुए हैं, हम धर्म, जाति, पंथ, मजहब में बटे हुए लोग अपनी बर्बादी का सामान खुद तैयार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, धूल के जरिए हो, इंडस्ट्री के जरिए हो या वेस्टेज के जरिए हो, जिस प्रकार का की जहरीली गैसें वातावरण में पिघल रही हैं, बहनों भाइयों, भयानक है। मैं सिर्फ एक डेटा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, आपकी रूह कांप जाएगी। अकेले दिल्ली में कोरोना से 25,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि वायु प्रदूषण से उसी दिल्ली में 54,000 लोगों की मौत एक साल के भीतर हुई। उत्तर प्रदेश में भी यह आंकड़ा 2 गुना है। तो आप कल्पना करिए कि हम अपने इन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन हम इन्हें बचा नहीं पाए। कारण उसका सिर्फ वायु प्रदूषण, जहरीली हवा। हम एक ऐसे गैस चैम्बर में रह रहे हैं जहां पर शुद्ध ऑक्सीजन का अभाव है, जहां जहरीली गैस है। आप मॉर्निंग वॉक में निकलें, दोपहर में जाएं, शाम को निकलें, रात में निकलें, ये जहरीली हवा आपका जहन्नुम तक पीछा कर रही है और सिर्फ हमें आपको ही नहीं, हमारे आपके बच्चों के जीवन को भी खराब कर रही है। हम न तो दुनिया से सीखना चाहते हैं, न जलवायु परिवर्तन को लेकर हम में से कोई गंभीर है। और यह बात मैं सरकारों के लिए भी कहता हूं, नेताओं के लिए भी कहता हूं, अधिकारी, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और समाज के लिए भी कहता हूं। हम क्लाइमेट चेंज को लेकर गंभीर लोग नहीं हैं। हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन आज भी इस देश में अधिकांश बिजली के संयंत्र कोयले से चलते हैं। हम खुद अपनी हवा खराब कर रहे हैं, हम खुद अपनी हवा में जहर घोल रहे हैं। अकेले दिल्ली की अगर आप बात करें तो 75% प्रदूषण दिल्ली में ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री और धूल के कारण है। हम अपने शहर की धूल तक नहीं ठीक कर पा रहे हैं और वो प्रदूषण का हिस्सा बन रही है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में आप जाएं, आपको धूल का नामो निशान नहीं मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, वहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें आप। हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से क्या सीखते हैं
और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। क्या हमारे लिए वायु प्रदूषण मुद्दा नहीं है? होना चाहिए। यह पीढ़ियों को खराब कर रहा है, यह हमारे देश को नष्ट कर रहा है, हमारे बच्चों के कैरियर को खराब कर रहा है, उनका जीवन खतरे में डाल रहा है, और जो मौजूदा लोग हैं उनकी जिंदगी पहले से खतरे में है। भयानक बीमारियों से ग्रसित हैं लोग, मर रहे हैं वो भी तड़प तड़प कर। हमारी समस्या क्या है कि हम वायु प्रदूषण को बहुत हल्के से लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। हमारे लिए ये कोई समस्या ही नहीं है। ये जहालत भी हो सकती है, ये नासमझी भी हो सकती है, ये समस्या से अनजान बने रहने के लिए का कारण भी हो सकती है कि हम में से बहुत से कम लोग वायु प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। जबकि मैं आपको डेटा के साथ ये बता चुका हूं, आंकड़ों के साथ ये तथ्य रख चुका हूं, कोरोना से 2 गुनी मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पर हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है। हम इसके बारे में कब विचार करेंगे? सरकारें इसके बारे में कठोर कदम कब उठाएंगी? समाज इसके बारे में कब चेतेगा? इंडस्ट्री क्या सिर्फ अपनी बैलेंस शीट में मुनाफा देखने के लिए है, और सरकार की रेगुलेटरी एजेंसियां क्या सिर्फ घूस खाने के लिए बनी है? हम किस तरह का हिंदुस्तान, किस तरह का उत्तर प्रदेश और किस तरह का अपना शहर और समाज बनाते जा रहे हैं बहनों भाइयों, ये चिंता का विषय है। हमारे यानी पिछली पीढ़ी ने हमें एक अच्छा उत्तर प्रदेश, एक अच्छा भारत सौंपा था। हम इसको कैसा बना रहे हैं और कैसा हम अपने बच्चों को सौंप कर जाएंगे? जाना सबको है। क्या इस प्रकार का देश और प्रदेश दे के जा रहे हैं जो गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा हो? उस प्रकार का शहर दे के जा रहे हो जहां शुद्ध हवा उपलब्ध ना हो? हम कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं? क्या हम इसके बारे में कोई सीख ले सकते हैं? जिस दिन आपने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कर लिया बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आप 70% बीमारियों से स्वयं निजात पा जाएंगे, जिसके लिए आप अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। आपका घर, मकान, दुकान, घर के जेवर तक बिक जाते हैं इलाज कराने के लिए। ये सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे अगर वायु प्रदूषण नहीं है तो। और दुनिया के दूसरे देश इसके उदाहरण हैं। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी है, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी है, वहां लोगों का हेल्थ अच्छा है, लोगों के जीवन की आयु वर्ष अधिक है। हमारे यहां क्या हालत है? जवानी में लोग बुढ़ापे बुढ़े नजर आते हैं। कारण सिर्फ वायु प्रदूषण है। जिस दिन इस पर नियंत्रण कर लिया, यकीन मानिए ये शानदार प्रदेश होगा, शानदार देश भी होगा। लेकिन हमें इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर के साथ साथ सोशल विल पावर, इंडस्ट्रियल विल पावर, कारपोरेट विल पावर की आवश्यकता है। हमें अपने लालच से ऊपर उठना होगा। लालच सरकारों का, लालच समाज का, लालच इंडस्ट्री का, लालच कारपोरेट का। अगर हम इससे नहीं उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि हम अपनी तबाही का सामान स्वयं तैयार कर रहे हैं। और वो वक्त तो दूर नहीं कि कोरोना के समय अगर आपने डबल मास्क पहने थे तो वो वक्त भी दूर नहीं है कि आपको ऑक्सीजन मास्क लगाकर इस देश और प्रदेश में रहना पड़ेगा। हम वैसे वातावरण की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको वास्तविकता से आपका ध्यान भी नहीं हटना चाहिए। आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं आपको टोकना, बताना, समझाना और अलर्ट करना, यह मेरी जिम्मेदारी है। कुछ बयान सुने आप। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है, उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। दिल्ली प्रदूषण पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भाजपा और आपकी खोखली और विफल शासनकाल का पर्दाफाश करता है। आज प्रश्न ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों मजबूर हो रहा है करने में, प्रश्न ये है कि आप और भाजपा की सरकार पिछले 1 साल से क्या कर रही थी। ये बात समझ में नहीं आती, या तो ये इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते हैं। एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहां पे। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इसको बैन करना से बजाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेगुलेट करना चाहिए, और उससे बड़े आसानी से दिल्ली का पोल्यूशन कम किया जा सकता है। जो आरोप किसानों पे लग रहे थे कि वो पराली जलाते हैं इसलिए दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पोल्यूशन बढ़ता है, गलत बात है। सिर्फ 4% पोल्यूशन का कारण किसानों की पराली है। 75% तो आपकी इंडस्ट्री और आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आपके यहाँ उड़ती हुई धूल है।
गंदगी है, आप इसे ठीक करिए। 4% किसानों पर बहनों भाइयों कोई भी सरकार, कोई भी समाज ठीकरा फोड़कर निकल नहीं सकता। किसान इसके लिए दोषी सिर्फ 4% हैं, 75% दोषी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और आपके धूल है। इसे कौन ठीक करेगा? यही ठीक करने के लिए ही सरकारें होती हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। समीर सिंह है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, डॉक्टर DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं, ज्योति प्रकाश जी बहुत ही जाने माने पर्यावरणविद हैं, पंकज तिवारी कांग्रेस से हैं, और अनुपम मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। ज्योति प्रकाश जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से लताड़ लगाई है, जिस प्रकार से टिप्पणी की है और मामले की गंभीरता को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया है, वो देखकर हम सबको हैरान होना लाजमी है कि हम किस तरह से अपने प्रदेश, अपने शहर, अपने देश को एक खतरनाक जहरीली गैस चैम्बर में तब्दील करते जा रहे हैं। ब्रिजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारा वायु प्रदूषण है, इसको लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू नहीं किया है। जबकि अभी आपने आंकड़े बताए कि कोरोना से ज़्यादा जो डेथ्स हुई हैं हमारे यहाँ, वो वायु प्रदूषण से हुई हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये, सभी लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हर साल इसी वक्त प्रदूषण की प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है और हम कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। ये सबको पता है कि ये ठंड का समय की शुरुआत होती है, त्यौहार का सीज़न होता है और हवा टेम्परेचर डाउन होता है, हवा की गति धीमी पड़ जाती है, और त्यौहार की शुरुआत होने के साथ ही साथ में किसानों के पराली जलाने का भी क्रम शुरू हो जाता है। जैसा कि लोग कहते हैं कि पराली का इसमें कंट्रीब्यूशन है प्रदूषण बढ़ाने मैडम, में। मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सरकार की रिपोर्ट है, पराली ओनली 4%। जी हाँ, ये मैं तो किसानों को बदनाम करने के लिए ठीकरा फोड़ दो। जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पराली तो सिर्फ इसमें 10% ही इसका रोल है जला मतलब प्रदूषण में। मैं तो कहती हूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारे व्हीकल्स जो उस पर रन करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम जब इस मौसम में अक्टूबर से जनवरी और फरवरी के टाइम तक में कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टॉप कर दें? क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें ये कहते हैं कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। उस प्रिंसिपल्स में कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर, पोल्यूटर स्प्रे प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर। तो क्या आपको गवर्नमेंट्स में वो विल पावर दिखती है कि हम कठोरता से लागू करें? मैं तो कहता हूं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यूरोपियन कंट्रीज से कुछ सीख तो लें। वो कैसे करते हैं अपने यहाँ? देखिए, हमारा तो कहना यह है कि सरकार के साथ साथ में हमारी जन भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जजेस जब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे अपर कोर्ट्स जो हैं, जब पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज़ को जब वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने इसी को, क्योंकि ये एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस मतलब स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो इन्होंने एक अपना ग्रुप फॉर्म कर दिया, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2009 में बना और 2010 में वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम ही यही है कि वो जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको, अफसोस की बात है मैडम कि कोई इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए गंभीरता से तैयार नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शायद यही कारण है कि हम हर साल इस तरह की डिबेट्स करते हैं, और अब तो टीवी चैनल पे इस तरह की डिबेट्स भी नहीं होती हैं। जी हाँ, तो एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि श्री कमलनाथ जी ने जो हमारे कुल्लू मनाली में व्यास नदी है उसके ऊपर जो है, तो उन्होंने एक मोटेल बनाया और उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने उसका जो व्यास नदी का जो डायरेक्शन था उसको डाइवर्ट कर दिया गया। तो जो हमारा ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें कहा गया कि हम नेचर को डाइवर्ट नहीं कर सकते, हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अगर करते हैं तो ये हमें उसमें ध्यान में रखना है कि हमारा वातावरण से कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो उनको फिर थैंक यू मैडम। मैं समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया समीर जी, बहुत लंबे समय के बाद आप टीवी पर प्रकट हुए हैं, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी हवा, हमारे आसपास का वातावरण जहरीला होता जा रहा है, हम ऐसा प्रतीत होता है कि एक गैस चैम्बर में बंद हो गए हैं, जहां पर हम ऑक्सीजन कम जहरीली गैस अपनी बॉडी के भीतर ज़्यादा इंजेक्ट कर रहे हैं, और हमारी तमाम बीमारियों का कारण है ये। सरकार आपकी पार्टी की है, कोई आप एक्शन अब तक क्यों नहीं ले पाए? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से ये समस्या हम सब के लिए है। अभी मैं ज्योति जी को सुन रहा था, ज्योति प्रकाश जी ने अच्छी बात कही कि सरकार का प्रयास और हमारा प्रयास,
ये लगभग नवंबर के महीने में प्रथम सप्ताह या दूसरे या तीसरे सप्ताह में दीपावली और बाकी सब त्योहार वगैरह के साथ साथ ये प्रदूषण का कार्यक्रम इधर देखने को मिलता है, आता है। हमारी सरकार इस पर सजग है, प्रयास कर रही है और माननीय भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री हैं, आज ही लौटे हैं और अभी भी वो इस संबंध में मीटिंग कर रहे हैं। हमने पहले भी इस पर बहुत सारे प्रयास किए हैं, कदम उठाए हैं और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता में है। अगर कदम उठाए होते समीर जी तो आज सुप्रीम करेंगे। कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ता कि स्थिति इतनी खराब है कि आपके चीफ सेक्रेटरी तक को कहा गया कि जाइए और मीटिंग करिए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार को नहीं कहा। आपके चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी बोला है। पर्यावरण नहीं, किसी को भी कहा। मैं तो मानता हूं दिल्ली को कहे, उत्तर प्रदेश को कहे, हरियाणा को कहे, राजस्थान को कहे, किसी को भी कहे, ये हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली देश की राजधानी है और हम सब की प्राथमिकता में होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, गांव हो, नोएडा हो या गाजियाबाद हो या गुड़गांव हो या जो भी शहर हैं, वो अच्छी हवा मिले, अच्छे पानी मिले, स्वास्थ्य की चिंता हो, स्वच्छ हो, यह सब हम सबकी प्राथमिकता। हम इस पर काम भी कर रहे हैं और माननीय भूपेंद्र जी आज ही इस पर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। हमको जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। लोगों का जीवन हमारी प्राथमिकता में है। ये पहले भी आपने देखा, आप कोरोना की चर्चा कर रहे थे, हमारी प्राथमिकता में था, हमारी सरकार के प्राथमिकता में था और हमने उससे लड़ने का काम किया और देश की जनता ने सहयोग दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी रात जग के ऑक्सीजन की व्यवस्था कराए और सारी चीजों पर हम सफल रहे। थैंक यू। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपने देखा होगा कि दिल्ली की क्या हालत हो गई है इस वक्त, जहां आपकी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की वजह से जो एनसीआर का इलाका है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगता है, वहाँ भी स्थितियाँ बहुत विकट हैं। प्रदूषण पर कोई नियंत्रण स्थापित करने में राज्य, केंद्र, ये सब सरकारें नाकाम हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को इतने कड़े फैसले और इतने निर्देश देने पड़ रहे हैं। आप लोग इतने समय से सत्ता में हैं, आप लोग ऐसा कदम क्यों नहीं उठाए कि हम कम से कम एक शुद्ध हवा तो अपने नागरिकों को उपलब्ध करा पाते? ब्रिजेश जी, हालात बहुत ज़्यादा खराब है दिल्ली में और कुछ दिनों से ही हमेशा देखने में आता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है, इस समय पर स्थिति जो है ऐसी विस्फोटक हो जाती है कि एक नए जन्मे बच्चे के लिए तो उस समय पर अपने आप को मतलब जीवन को उसका खतरे में पड़ जाता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं खुद दिल्ली गया था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था और अभी भी ये हालात है। लेकिन मामला ये है कि ये जो पराली का जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, इसके बहुत सारे, ये तो सोचना पड़ेगा कि ये वैज्ञानिक कारण ही होते हैं हमेशा और इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हम हैंडल कर सकते हैं, एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ ही हैंडल कर सकते हैं। और पोल्यूशन जो है वो एक हवा में फैलता है और हवा ये नहीं जानती कि किस स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्री कहाँ खत्म होती है और कहाँ से शुरू होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, इसका होलिस्टिक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, किस जगह से पोल्यूशन पैदा हो रहा है और कहाँ उसके समाधान है। जो आज पराली का डेटा सॉलिसिटर जनरल साहब की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया, तो मैं पहली बार ब्रजेश जी आपके डेटा को चैलेंज कर रहा हूँ, ये डेटा गलत है। पराली कम से कम 30 से 35% रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए किसान दोषी नहीं है। हमारे किसानों के लिए एक सामान्य सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है वैभव जी, उसमें कहा है कि पराली का योगदान महज 4% है। ये भारत सरकार का डेटा है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये मेरा डेटा नहीं है। भारत सरकार के इस डेटा को हम चैलेंज कर रहे हैं कि इसको तो आप विशेषज्ञों की अगर टीम बिठा लें तो भारत सरकार का आज जो ये डेटा दिया गया गलत है। लेकिन दूसरा एंगल है, इसमें गलत सही की बात नहीं है, किसान दोषी नहीं है। कम से कम यहाँ पर ये पराली हर साल की एक सामान्य सी प्रक्रिया है, फसल का अवशेष है, इसको हैंडल तो करना पड़ेगा। कुछ हैंडल करने को नहीं होता तो किसान उसको जलाते हैं। आप किसानों की तरफ ये ओनर शिफ्ट क्यों करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, गंदगी, डस्ट, मैं बता रहा हूँ चूंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं है आपका और आरोप किसान पे लगा रहे हैं। होती है नहीं, बिल्कुल आरोप नहीं है। किसान वजह हो सकता है लेकिन वो दोषी नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अभी हमारे वैज्ञानिकों ने पूसा इंस्टीट्यूट में बड़ी बढ़िया एक केमिकल बनाया है जो कि उसको पराली के ऊपर डाल देते हैं तो वो खाद भी बन जाता है और वो खत्म भी हो जाता है, उसके गत्ता बनाया जा सकता है, उसका अवशेष और काम आ जाता है और ये उनको जलाना नहीं पड़ेगा। इस प्रक्रिया को इसको 4 साल से दिल्ली सरकार कर रही है और बहुत सक्सेसफुल है। इस मॉडल को अगर दूसरे राज्य अपना लेंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी और ये धुआं उठना बंद हो जाएगा। धुआं चाहे तो ये कौन करेगा? हो या पंजाब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, लखनऊ में है, दिल्ली राज्य सरकार पे आप हैं,
तो इसको कौन ठीक करेगा? आप ही लोग तो करेंगे मैं ना, ये कह रहा हूं, हम लोग थोड़ी environment ठीक तो सबका करेंगे। है, इसको ज्योति state प्रकाश, political अनुपम boundary के मिश्रा, बजाय एक डीके देश होके गुप्ता सोचना थोड़ी के ना पड़ेगा, करेंगे, ब्रजेश जी। पंकज तिवारी थोड़ी ना हमें करेंगे, आप ब्रजेश जी करेंगे। एक देश होके सोचना पड़ेगा। जिस हवा हमारी हवा जो है राज्यों के पॉलिटिकल बॉर्डर्स में नहीं बटी हुई है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी इसको हैंडल करने तो के भाई लिए। साहब इसको खास तौर करेगा से कौन, मुझे दिल्ली, ये बताओ। जो हर बार मुझे सिर्फ शुद्ध ये हवा चाहिए आपसे। ये मैं सारी वोटर हूँ, स्टेट वोट देता गवर्नमेंट- हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, सारी स्टेट टैक्स गवर्नमेंट चुकाता हूँ, और मुझे सेंट्रल साफ हवा गवर्नमेंट- दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर करना पड़ेगा। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो हर समय, हर तरह से, हर कैपेसिटी में तैयार है केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिला के ऑलराइट, इसको हैंडल पंकज करने के लिए। तिवारी आखिर मेरे हम साथ सबको कांग्रेस जिंदा के रहना है इस प्रवक्ता हवा के मौजूद हैं। पंकज जी शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से खतरनाक जहरीली हवा सिर्फ उत्तर भारत के शहरों में अधिकांश आपको देखने को मिलेगी, आपकी पार्टी भी लंबे समय तक शासन की है, क्या कारण है कि ना तो हम पब्लिक में अवेयरनेस ला पाए हैं, ना इंडस्ट्री सेक्टर में ला पाए हैं, ना कारपोरेट में ला पाए हैं, और हालात आज इतने ख़राब हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वो काम करना पड़ रहा है जो सरकारों का काम है? ब्रजेश जी, अभी समीर सिंह जी, आज कोई आरोप का समय नहीं है। एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम सब लोग बैठ के बात अच्छी करें तो बेहतर। महेश्वरी जी ने तो किसानों पे डाल दिया कि 30% किसानों की पराली मैंने तो डाला ही नहीं, पराली जो मैंने तो डाला ही नहीं, मैं तो सरकारों को कह रहा हूँ। नहीं, सरकार का पराली से क्या सरकारों के मतलब है पास इसका महेश्वरी समाधान है। जी? किसान अगर बेचारे आप क्या कहेंगे करेंगे? कि पराली से प्रदूषण है तो किसानों पर ही कि आप ये कहेंगे कि नहीं, किसान, नहीं, चूंकि पराली मैं उसका खुद समाधान किसान लेना किसानों को हूँ काम और है। छोटे वैभव जी किसान, प्लीज, समाधान पहले तो राउंड में नो सरकार का इंटरप्शन काम है, प्लीज, सर। पहले राउंड में नो वैभव इंटरप्शन जी, प्लीज। पंकज जी गो अहेड। पराली किसान, छोटा किसान तो पराली जलाता ही नहीं है। जिसके पास 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ होता है उसी को पराली की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी छोटे किसानों को तो पराली की आवश्यकता होती है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में डाटा है कि पराली से कोई विशेष प्रदूषण इतना 2-4%, 6% तो हो सकता है, लेकिन 30% किसानों की पराली से हो, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बाकी सरकारों को ये पता है ब्रजेश जी कि इस महीने में प्रदूषण बढ़ता है। इसके लिए ना तो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, कोई भी सरकार सितंबर अक्टूबर में इस विषय पर ध्यान नहीं देती है कि नवंबर में ये देखते में आ रहा है। वही तो मेरा सवाल है कि भाई हम कैसा अपना देश प्रदेश बनाते जा रहे हैं, हम कैसी कौम है, हम कैसे लोग हैं कि अपने को ही मारने की व्यवस्था किए हुए हैं। लखनऊ में निकलिए, सब कहते हैं कि 10 साल का। आप जिस भी तरफ जाइए, अगर 5 मिनट किसी चौराहे पर रुक जाए तो आप 20 वाहन ऐसे होंगे जो इतना काला धुआं देते होंगे, उन पर कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है। करेगा कौन? क्या हम लोग चलें, क्या सड़क पे निकलें? नहीं, निकलना करना तो सरकार को है। इस जन जागरण के लिए, समाज को बचाने के लिए अब हम सबको ही निकलना पड़ेगा इन लोगों के पास। जब सरकार नहीं करेगी, सरकार जिसको करना है वो करेगी नहीं। हम नागरिकों का भी दायित्व है कि जन जागरण करें, लेकिन आप लखनऊ में निकलिए, 20 जगह आपको दिखेगा कि नगर निगम वाले कूड़ा उठाने नहीं, उस कूड़े को वहीं जला देते हैं कि उठाना ना पड़े। इसलिए प्रदूषण, आप गाजियाबाद में जाइए, सेक्टर 58 को आपको 4-5 ऐसे जगह मिल जाएंगे जहां वहां की नगर निगम कूड़े को वहीं जला देती जहां इकट्ठा होता। आप दिल्ली बॉर्डर में भी जैसे प्रवेश करेंगे यूपी से, बाएं हाथ आप जाइए, वहां हर समय एक जलता हुआ मिलेगा, धुआं उठता हुआ मिलेगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जी, ना तो सरकार तो ब्रजेश जी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो हम लोगों का ही अब दायित्व बनेगा कि चाहे सरकार के खिलाफ और या जनता के बीच में आप खुद को इतना होली काऊ, इतनी पवित्र आत्मा बता रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस ने तो बहुत किया हो, या सारा काम बीजेपी, आम आदमी पार्टी या दूसरी सरकारों ने खराब किया हो। कम से कम आज डिबेट में आ रहे थे तो ये बताते कि 10 साल केंद्र की सत्ता में थे तो क्या किए थे। नहीं ब्रजेश, अगर ये बताते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। नहीं, ये तो नहीं कर रहे हो तो दिख रहा है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है इन्हें। मैं डॉक्टर डीके गुप्ता के पास आपको लेके चलता हूँ, नोएडा में बैठते हैं, बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं। अभी 2-3 दिन पहले मुझे बता रहे थे डॉक्टर साहब कि जब से ये वायु प्रदूषण बढ़ा है, उनके यहाँ मरीजों की संख्या उनकी बढ़ गई है जिनको एलर्जी की, किसी को सांस की दिक्कत, किसी को फेफड़े में दिक्कत, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को बीपी की प्रॉब्लम। इस वक्त हालात एनसीआर उत्तर प्रदेश के बड़े विकराल हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप इन लोगों को गाइड करिए, समझाइए हो क्या रहा है और किस तरह के मरीज आ रहे हैं।
देखिए, हम सबको पता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 0 से 50 को हम हेल्दी मानते हैं, 50 से 100 को मॉडरेट मानते हैं और 100 से ऊपर वो अनहेल्दी शुरू हो जाती है और 300 से ऊपर हैजार्डस हो जाती है और एक हेल्थ केयर इमरजेंसी के रूप में इमर्ज होती है। हम उसी गैस चैम्बर में, उसी इमरजेंसी के बीच में दिल्ली एनसीआर के लोग रह रहे हैं और ये हर साल होता है। खाली हम कोविड के साल को छोड़ दें, उससे पहले भी हो रहा था और ऐसी बहुत सारी स्टडी हुई है, जैसे लैंसेट की स्टडी हुई है जिसमें हर साल ये बोलते हैं जो इंडिया में डेथ्स हो रही हैं, लगभग 30% डेथ जो है, मृत्यु है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन को रिलेटेड हैं। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख से लेके 25 लाख तक लोगों की मृत्यु हर साल एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। बिकॉज अब जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, उससे नीचे जो हजार्डस बहुत सारे गैसेस हैं उसके इनहेलेशन से होती है। जो इस समय स्थिति है, खास करके जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, अस्थमा है, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, जिनको हार्ट फेलियर है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 14 साल से कम के बच्चे हैं, ऐसे लोग जिनको स्किन एलर्जी है, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल हवा जो है बिल्कुल खतरनाक है, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे लोग जो एथलीट हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो 10 से 15% बढ़ जाती है। तो उस समय आप ऑक्सीजन तो अंदर ले ही रहे हैं, साथ में पॉल्यूशन को भी बहुत सारा अंदर ले रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हैजार्डस होता है। तो ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलना पड़े तो N95 मास्क लेके निकलें, क्योंकि इस समय हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं, सभी हॉस्पिटल्स में 20 से 25% लोग इमरजेंसी में बढ़ गए और खास करके सांस के मरीज, ये जो मरीज हैं, ये जो 20-25% मरीज बढ़े हैं, लेवल इन दिल्ली जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि इस बीच 20 से 25% मरीज इमरजेंसी में या क्रिटिकल बीमारियों में बढ़ गए हैं आपके और दूसरे अस्पतालों में, ये किस प्रकार के मरीज हैं? इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है इन्हें? देखिए, हाँ, ज़्यादातर ये ऐसे पेशेंट्स हैं बिकॉज हवा बहुत ख़राब है। ये आज लोग सेंसिटिव पेशेंट हैं, इनको अस्थमा या COPD या एम्फाइसीमा की बीमारी या हार्ट पेशेंट है। ये इनका हार्ट या लंग्स वैसे ही कमज़ोर होते हैं। पोस्ट कोविड पेशेंट है जिनके लंग की बैटल कैपेसिटी कम है या जिनके लंग सेंसिटिव है कि कोई भी एयर पॉल्यूशन है, कोई भी एलर्जन जब अंदर जाता है तो उनकी नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और संकुचित होने की वजह से नलियाँ, ऑक्सीजन कम जाएगी तो उनको वीजिंग प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, सांस तेज चलेगा और उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। एक तो सलाह ऐसे लोग दीजिए जिनको कि ये अभी हम तात्कालिक तौर पर हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमें इससे थोड़ी राहत मिले अगर हमें बाहर निकलना है। क्या आप ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि N95 मास्क अगर हम लगाएं, यूज करें इस पोल्यूटेड वातावरण में, कुछ राहत मिलेगी, कुछ ठीक होगी सिचुएशन? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि N95 में पहले कोविड से बचा रहा है तो हमारे दिन इतने खराब आ गए, कोविड के बाद अब पॉल्यूशन से बचाएगा। तो कोविड, अगर पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो बाहर ना जाएं, अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो N95 मास्क लगा के जाएं, एक्सरसाइजेज ना करें। अगर कोई अस्थमा का या हार्ट का पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब छाती में दर्द हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस में तकलीफ हो रही है, या उसको टाइटनेस हो रही है चेस्ट में, या पैल्पिटेशन हो रहा है, या उसको एंजाइटी हो रही है, फटीग हो रहा है, ऐसे लोगों को तुरंत जाके इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी जो उनकी दवाई चल रही है उसको दोबारा जरूर मॉडिफाई करा लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर उनकी डोज को मॉडिफिकेशन करना तो वो करवा लें। और ऐसे लोग, खास करके हेल्दी लोग, मैं बता रहा हूं, आप और हमको भी आंखों में जलन हो रही है, बाहर जाते हैं, स्किन में इरिटेशन हो रहा है, गले में जलन हो रही है, चुभन हो रही है, और कैसा देश खुद को बनाते जा रहे हैं कि जहां हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकलो। मतलब समझिए कि हमने पोल्यूशन का लेवल खुद अपने को किस तरह से तबाह किया जाता है। हमारी कौम साक्षात इसका उदाहरण बन गई है। मैं अनुपम मिश्रा जी के पास चलूँगा, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने अधिवक्ता हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न शो किए हैं, मैं बहुत सराहना करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं भारत की सर्वोच्च अदालत को कि जो काम सरकारों को करना चाहिए आज उनको करना पड़ रहा है। समाज की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के प्रति उनके उठाए हुए कदम के लिए समाज, देश, प्रदेश और हम सब हमेशा सुप्रीम कोर्ट के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, बशर्ते ये सरकार उन आदेशों को अमल में करे। अनुपम जी, आज बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट में ब्रिजेश जी आज अपीयर हुए लोग और सारे लोग, विकास सिंह सर अपीयर हुए और सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया कि क्या क्या अप्रिशिएट भी किया जो कुछ पिछले दिनों में सरकार ने किया है, लेकिन कहा वो पूरा
है नहीं, जितना जरूरत है उतना नहीं, अभी भी कमी है। कल सारे तीनों स्टेट के सेक्रेटरीज को बोला है मीटिंग करने के लिए, अर्जेंट मीटिंग करने की, और मैटर को परसों 17 तारीख को लगा दिया है दोबारा, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो अभी ब्रिजेश जी ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव जी बोले आप, प्लीज एक्टिव कंटिन्यू। तब होना पड़ता है जब गवर्नमेंट फेल होती हैं। जी जब गवर्नमेंट फेल होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की एक्टिवनेस है। क्योंकि ये 3-4 वर्षों में, विगत वर्षों में देख रहे हैं दिल्ली का ऐसा ही हाल रहा है। और गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक ब्लेम गेम का ही बात चलती रहती है। वो उनको ब्लेम करते हैं, वो उनको ब्लेम करते हैं। और ये स्थिति कमोबेश अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 3-4 सालों से हम लोग देख ही रहे हैं। आप तो दिल्ली में रह रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं वहाँ का जो वातावरण प्रदूषण है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी सजेस्ट किया कि अगर स्थितियाँ ठीक ना हो तो वर्क फ्रॉम होम करिए। विजय जी, हम लोग का तो वर्क फ्रॉम होम मंडे फ्राइडे चल ही रहा है। केवल 3 दिन या 2 दिन सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है, आप जानते होंगे। रेगुलर हियरिंग के डे पे ही खाली हम लोग की फिजिकल प्रेजेंस है, बाकी सब दिन ऑनलाइन अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन स्थिति वाकई भयावह है। हमारे जानकार लोग हैं, कई लोग ऐसे, इनके बच्चे हैं जिनको सांसों की प्रॉब्लम है। लोग ऑक्सीजन मास्क अपने बच्चों को देते हैं, लगा के घर में रहते हैं, कुछ दिन ऑक्सीजन घर पे लेते हैं 1-2 घंटे। ऐसी स्थिति है लोगों की। देखिए, एक बात और निकल कर सामने आई, वैभव उस बात को मान नहीं रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें पराली को सिर्फ 4% बताया है, जबकि इंडस्ट्री 28% और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नहीं, इंडस्ट्री 30% और ट्रांसपोर्ट 28% और धूल और गंदगी इन सब वजहों से 17% एयर पोल्यूशन है। अनुपम जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, फिर दोबारा। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा केंद्र की सरकार ने दिया, उनका ये कहना है कि पराली से महज 4% ही एयर पोल्यूशन है, 30% तो अकेले इंडस्ट्री से है, 28% ट्रांसपोर्ट से है और 18% 17% आपका धूल धक्कड़ और गंदगी से है। बिल्कुल विजय जी, वो हलफनामा मेरे पास रखा हुआ है और उसमें वाकई उन्होंने कहा है कि पराली से 4% ही है। और निश्चय बाकी जिस तरह से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जो गाड़ियों की आवाजाही है, उसका परसेंटेज ज़्यादा है जो पोल्यूशन क्रिएट करने में जी, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और बीरेन जी भी आगे हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। बीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये किस तरह की स्थितियां वायु प्रदूषण की खराब होती जा रही हैं? आप लखनऊ देख लें, आप बनारस देख लें, आप प्रयागराज देख लें, कानपुर की तो स्थिति और भी ख़राब है, गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, इन सब जगह तो ऐसा प्रतीत होता है कि शुद्ध हवा तो पाना बड़ी कठिन बात है। ये सब गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं? देखिए, संकट बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, दम घुट रहा है। लेकिन ऑक्सीजन जब हमें मुफ्त में मिलती है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। इस व्यवस्था को बनाने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि अत्यधिक गाड़ियां जब सड़क पर चलेंगी तो उनका धुआं निकलेगा, फैक्ट्रियां चलेंगी उनका धुआं निकलेगा। ये मौसम ऐसा है कि इसमें बहुत ऊपर तक धुआं नहीं जा पाता, धुंध की बादल छाती है, कोहरे का भी सीजन है। तो अब समस्या है हम इससे कैसे निपटें, एक बड़ी कठिन बात है। लेकिन आज मैं दूसरे पक्ष की बात भी करूंगा। इस देश में अमीरों के मजे की खातिर गरीब अपनी जान हमेशा गंवाते रहे हैं। जिस देश में दिवाली पर करोड़ों अरबों का पटाखा जलाया गया हो, कई हजार करोड़ का, और 80% पर जनता जिस देश में गरीब हो और वो धुआं सूंघ रही हो उसका, ये दुर्भाग्य नहीं इस देश का तो और क्या है। आपको याद होगा कि कोरोना कोई गरीब नहीं लाया था, हवाई अड्डों से, हवाई जहाजों से कोरोना आया और इस देश के गरीबों को मारता गया। तो बड़े लोगों की खताओं की सजा छोटे लोग हमेशा भोगते रहे हैं। अब दिवाली चली गई, लेकिन पराली का धुआं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का धुआं आ रहा है, वाहन का धुआं आ रहा है, तमाम तरह के धुएं आ रहे हैं। आज लखनऊ में 271 है AQI, बहुत खराब है। हाँ, खतरनाक लेवल है। जबकि 4 नवंबर को जिस दिन दिवाली थी उस दिन रात में 278 था और आज 271 है। बराबर लगभग
जितना धुआं दिवाली पे फैला था उसी हिसाब का है। ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का रिपोर्ट है। अच्छा, इन सब के इतर एक समस्या और है कि इस देश में किसी चीज की जब पूर्ति नहीं हो पाएगी जब तक ये हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करते, पैदाइश पे कमी नहीं आती, जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं होता, तब तक कहां से हम वाहन कम कर देंगे, मकान कम कर देंगे, फैक्ट्रियां कम कर देंगे, अनाज कम पैदा करेंगे। आप तमाम चीजों पर बात होती है, कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट। आज भी इस देश में आम आदमी की उम्मीद की अंतिम किरण वही है, लेकिन वो क्या करे, वो धुआं पर रोक नहीं लगा सकती। कैसे रोक सकती है? आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर में पोल्यूशन है, लखनऊ में पोल्यूशन है, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश का आज तक कहीं दिखाई पड़ा? क्या करता है? खाली एनओसी जारी करता है, पैसा लेता है, बस उसका दो ही काम है। तीसरा, इसके अलावा चाहे प्रदूषण फैले चाहे कोई मरे। ताल कटोरा में 300 के ऊपर लेवल पार कर गया इस ताल कटोरा और लालबाग के इलाके में एक्यूआई का, हम जहां खड़े हैं। अब बात आती है भाई कि ये पराली कैसे जल रही, धुआं कहां से आ रहा है? कुछ लोगों ने कहा पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, कुछ लोग उसके आगे बढ़ गए कहीं पाकिस्तान से धुआं आ रहा है, इसलिए दिल्ली में धुंध छाई है। पहले भी बातें आई हैं, कोई पहली बार नहीं है। आप देखिए कि एनसीआर में लोगों की सांसें फूल रही हैं, लखनऊ में भी फूलेंगी, लेकिन इसका हल क्या है? पराली जलाओ तो धुआं होता है, पराली ना जलाओ तो उसमें कीड़े लगते हैं, फिर वो अगली फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारा देश पराली वालों पर मुकदमे के लिए बदनाम रहा है, लेकिन पटाखा जिन लोगों ने जलाया अवैध निर्माण कर रहे हैं, सड़क खोद डाल रहे हैं, उन पर मुकदमा नहीं होता है। कोई एक केस हो, कोई बताए कि कितने पटाखा जलाने वालों पे, अवैध निर्माण करने वालों पे, धुआं फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही? कुछ नहीं होती। वहां मैनेजमेंट होता है, हर का जिम्मा पुलिस पर है, पुलिस माल लेकर अलग हो जाती है, चुप हो जाती है। माल मतलब उसका भी पैसा, अपना काम है। माल मतलब पैसा लेके। हाँ, पैसा ही माल है इस देश में। वो माल फूकना मुंबई में दूसरा है, भारत नहीं पता में तो पूछ लिए। देखिए ब्रजेश जी, अब गांव में तख्ता जलाने को भी आप मान लेंगे प्रदूषण फैला रहा है, फिर तो अब तख्ता कौन जलाता है वीरेंद्र जी? तख्ता कहे, जाड़ा पड़ रहा है गांव में, आदमी तख्ता ना जलाएगा, लकड़ी पुआल जलाएगा। फसल कट रही है, फसल का सीजन है, कट गई है ज्यादातर। त्योहार क्यों आता है? फसल कटने के बाद इस देश में त्योहार दिवाली मनाया जाता था। कहीं जगह कट चुकी है, कहीं कटने वाली है। समस्या इस बात की है कि जो सबसे बड़ी समस्या उसको कौन देखेगा, जनसंख्या की, उस पर कब कंट्रोल करोगे? ये सब अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। सड़क पे चलना दुश्वार है, इधर से गुजरो उधर से कोई वाहन चढ़ा दे, 4 आंख लगाओ सर में तब गुजर सकते हो चौराहे से। ये हालात है, ये हालात हैं, तो प्रदूषण तो होगा ही, सबका रिलेशन। और या तो फिर सारे संसार में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलने लगे, सब इलेक्ट्रिक पे आ जाए। ये 4 तो हो आंख वाला सकता है। मुझे नहीं समझ में आई बात। अरे भाई, जब कोई आदमी ट्रैफिक रूल मानता नहीं, आप बाएं देख के सड़क पार करोगे, दाहिने से आके उल्टा उड़ा देगा आपको। चौराहे पे आप पार करोगे, इधर से 5 तरफ से वाहन आते हैं, तो वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कहीं कोई सड़क खाली नहीं है। संडे के दिन भी आप निकल जाइए, जाम में आप फंसे रहेंगे। जितना जाम होगा उतना प्रदूषण होगा। ये ट्रैफिक जाम समीर सिंह को क्यों नहीं दिखता? इनको 4 आंख इनको भी चाहिए, इसका मतलब? समीर भाई तो कहते हैं कि आपके यहाँ ऑफिस में आना होता तो मैं गाड़ी से नहीं आता, पैदल आता हूँ। इतना जाम रहता है, गाड़ी से अच्छा उतनी देर में पैदल पहुंच जाएंगे। ये सच्चाई इनको मालूम है, ये कहे ना बात अलग है। क्योंकि इस देश में एक परंपरा रही है कि जब पराली जलती है तो उसका धुआं कहाँ, दिल्ली तक पहुंच जाता है, और अगर किसान की फसल जल जाए तो उसका धुआं तहसील तक नहीं पहुंचता है। वाह, हम लोग बहुत ऊंची बात कह दी आपने, जहां बहुत सच्चाई ऊंची बात स्वीकार कही नहीं आपने। करता है आदमी। बहरहाल हम लोगों को इस व्यवस्था पे अगर कंट्रोल करना है तो जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा, अन्यथा हर साल हम लोग डिबेट करेंगे। ऐसे होगा कि हर साल अगस्त में बच्चे मरते हैं, एक बयान आया था कि ऐसे होगा कि अक्टूबर नवंबर में धुंध फैलती है। समीर जी दूंगा टाइम, पटाखा प्लीज जलता वेट, है। आप ही के पास ये आऊंगा। सब बातों का कोई मतलब नहीं, इसके दोषी हम आप सब हैं, क्योंकि हम आप जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, भीड़ पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं।
सरकार कानून बना दे, मामला खत्म हो जाए। जी बहरहाल हम किसानों की, इस देश के आम आदमी की, गरीबों के पास ना फाक को खत्म करने कोई संसाधन है कि शहर में तो चलो कोई मशीन आ गई है, वो बताती है फाक को काट देती है, वो चल रही है, कई जगह उसका ट्रक पे लदा हम लोगों ने देखा। लेकिन गांव में क्या है? गांव में कुछ नहीं है। किसान कहाँ जाएगा? कहते हैं कि है चुना हमने उनकी खता भी नहीं, दर्द अपना है सकते बता भी नहीं, और जाने कैसे हुए मेरे सरकार हैं, और कुछ तो वादे हुए बासी अखबार हैं, और बेटियां जल रही उनको दिखता नहीं, हम पराली जलाएं तो गुनहगार हैं। वाह, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस प्रदूषण की समस्या को लेकर हमने कू ऐप पर कुछ सवाल पूछे, बड़े इंटरेस्टिंग जवाब भी आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो सवाल और जवाब आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरा सवाल था कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सही उपाय क्या है। प्रणव यादव लिखते हैं कि निजी वाहनों की जगह हमें सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया है प्रणव ने, और मुझे लगता है कि हमें इस विकल्प पर विचार करना चाहिए कि निजी वाहन कम से कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हम प्रदूषण कम से कम हो सके। दूसरा, भुवनेश गौड़ जी ने लिखा है कि प्रदूषण रोकने के लिए हमें पेड़ लगानी चाहिए। शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो जिंदा रहेंगे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और उत्तर प्रदेश तो पेड़ लगाने में कई बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। हर सरकार हर साल बनाती है। इतने पेड़ अगर वाकई में लग गए होते तो आज उत्तर प्रदेश जंगल हो गया होता। पर अफसोस की बात है कि अधिकांश पेड़ कागज़ पे ही शायद लगते होंगे, तभी इस तरह के हालात हैं। जनता के लिए भी सवाल है। शुभम श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कि 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक भी लगाई जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। मैं सीधे समीर सिंह के पास चलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर भी हैं। समीर जी, आप कुछ कह रहे थे, पहले आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं। देखिए ब्रजेश जी, मैं यही कह रहा था कि जो अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, हमें लग रहा था कि कहीं वीरेंद्र जी के ऊपर आरोप न लग जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे थे तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए हैं जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। आदरणीय योगी जी पहले दिन से 2017 से ही प्रदूषण को लेके आपने वृक्षारोपण की बात कही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कही, इन सब चीजों पर 2017 पर बड़े पैमाने पर काम हुआ। देखिए, हमने वृक्ष लगाए हैं, हमने बड़े पैमाने पर लगाए, उसका उल्लेख आपने किया, लेकिन उस वृक्ष को बड़े होने में समय लगेगा। कोई भी व्यक्ति पेड़ लगाएगा तो वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद वो ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर देने के लायक होगा। तो सरकार की मानसिकता क्या आप इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर में आप 15 दिन का लॉकडाउन लगाइए और सारे सार्वजनिक वाहन और निजी वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाइए, ताकि हम पोल्यूशन ठीक कर सकें, लोगों की जान बचा सकें? ये विकल्प है आपके पास, क्या ये विकल्प इस्तेमाल करना चाहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, समाज को बचाने के लिए कोई भी विकल्प इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन देखिए, गाड़ियों पर प्रतिबंध हम लगा दें, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हम अच्छा करें। अगर पिछली सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा किया होता तो आज बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते। आप दिल्ली में मेट्रो हमने चलाया, अटल जी की सरकार ने योजना बनाई, हमने चलाई, तो दिल्ली में तमाम लोग मेट्रो स्टेशन पर अपनी गाड़ी खड़ा करके मेट्रो से जाते हैं, फिर लौट के आते हैं और गाड़ी उठा के अपने घर जाते हैं। हम लखनऊ में चला रहे, हम कानपुर में मेट्रो चला रहे, हम आगरा में मेट्रो चला रहे, हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, हमने पराली पर कानून बनाया है, किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं, कानपुर में ट्रायल हो गया, आगरा में भी ट्रायल हो जाएगा ब्रजेश जी, लखनऊ में हम चला रहे हैं। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि तत्काल रेमेडी क्या है आपके पास? तत्काल के लिए कोई कार्य योजना है आपके पास? देखिए ब्रजेश जी, तत्काल के लिए आज हमारे सरकार के मंत्री बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। जनता की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है,
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम कांग्रेस के मित्र आरोप लगाने से पहले ये तो विचार करें कि अपनी सरकार में रहते उन्होंने कौन सा प्रयास किया, किसके नाते प्रदूषण बढ़ रहा है, किसके नाते घट रहा है। थैंक यू समीर जी, शुक्रिया आपका। डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। ज्योति जी, आप मुझे बताइए कि इमीडिएट हम ऐसा क्या करें, तत्काल क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने नागरिकों को कुछ रिलीफ तो दे पाएं, ये प्रदूषण का लेवल तो कुछ घटे। इमीडिएट क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल सही बात है कि अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें करें जिससे तत्काल हमारे नागरिकों को मदद मिल सके और वो इस प्रॉब्लम से बच सके, क्योंकि अब ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहें। जो हम मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर इमीडिएट एक्शन में अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को अनटिल अनलेस अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो हम इसको स्टॉप कर दें, और साथ ही साथ पेड़ों पर पानी का छिड़काव, सड़कों पर पानी का छिड़काव जितना हो सके शाम और सुबह दोनों टाइम करवाएं, तो कुछ हद तक इससे राहत हम लोगों को मिल सकती है। क्योंकि इस टाइम जो पोल्यूशन का लेवल है, जो हमारे बच्चे हैं और बूढ़े जिनकी की इम्यूनिटी वीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इससे परेशानी में है, उनको ही सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है जिससे उनको इमीडिएट राहत मिल सके, बजाय हम एक दूसरे के ऊपर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 सुझाव दिए। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए जब तक की स्थिति ठीक ना हो। जी हाँ। दूसरा ये है कि दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री बैन हो जाए, एनसीआर में भी ऐसा कर लिया जाए। जी हाँ। और क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम स्थितियों को नियंत्रण में लाएं? क्या लॉकडाउन 15 दिन का लगाना कोई विकल्प हो सकता है? अगर लॉकडाउन लगाया जाता है वो भी 15 दिन के लिए, तो वो थोड़े दिन का टाइम बिंग रिलीफ मिलेगा आपको। उससे आपको प्रदूषण से छुटकारा नहीं मिलना है। प्रदूषण से छुटकारा मिलने के जो मेन जो उपाय हैं वो तो यही है कि इस टाइम जो चीज़ें हम रोक सकते हैं, जैसा मैंने अभी फिर कहा, मैं दोबारा उसको कहूँगी कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, गाड़ियों के नंबर वो कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, कुछ गाड़ियों को भी पर भी रोक लगानी चाहिए और पानी का नियमित छिड़काव करना चाहिए। तो सबसे अहम जरूरत तो इसी की है। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपकी सरकार जो दिल्ली की है उसने ऑड इवन तरीका खोजा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेके, आप वापस उस सिस्टम को क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं दोबारा से? ब्रिजेश जी, ऑड इवन बहुत ही एक साहसिक कदम था और काफी इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने इसको करके दिखाया और दिल्ली के लोगों ने बहुत सहयोग करके इसको सफल बनाया। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय का जो प्रॉब्लम है ना, ये तत्कालिक प्रॉब्लम है। मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज हलफनामा दिया गया है इसके अंदर और भी कई पहलू हो सकते हैं कि डेटा सैंपलिंग किस वक्त की गई थी या किस एरिया से की गई थी, वहां पर किस तरह का सैंपलिंग हुआ और क्या रिजल्ट आया। लेकिन फिलहाल जो आप दिल्ली की हवा है उसको अगर उसके अंदर एक महक आती है, उसमें जले हुए वो धुआं सा है, वो खाली गैस, वो इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो धुआं, वो ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन आप ये बार बार क्यों कहना चाहते हैं कि ये सब किसानों का किया हुआ है? ना, किसानों को खेल नहीं है। किसानों को इस समय सरकारों को आगे आकर ये सुविधा देनी चाहिए कि वो अपनी पराली का समाधान कर पाएं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारों को किसानों के प्रति संवेदनशील होना होगा कि इस समय पर। वैभव जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप बार बार ये ब्लेम किसानों की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि 28-30% इंडस्ट्री, धूल धक्कड़, गंदगी, ट्रांसपोर्ट, ये भी जिम्मेदार है ना? ये सब कुछ है, ये सब कुछ जिम्मेदार है। लेकिन इस समय तत्कालिक जो समस्या आती है ना, वो धुएं से आती है और धुएं का समाधान सरकार देगी, किसान नहीं देगा, सरकार देगी। सरकार के पास ऐसे सोल्यूशन हैं। जब दिल्ली सरकार ने सोल्यूशन दे दिया तो पंजाब भी दे सकता है, हरियाणा भी दे सकता है, यूपी भी दे सकता है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, हम सब लोग मिलकर दे सकते हैं। आपके पास तत्काल क्या इंतजाम ऐसे हैं, आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं कि इमीडिएट रिलीफ मिले? आप मुझे दो बताएं। 3 साल 4 साल से लगातार ये कर रहे हैं हम तो। ऑलरेडी पूसा इंस्टीट्यूट का जो केमिकल है वो वहां के, लेकिन दिल्ली का चूंकि फार्मिंग एरिया वो इतना कम है कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सरकारें उठा के दे दें अपने किसानों को। ये लोग इतने लालची क्यों हैं कि ये छोटा मोटा पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते इतनी बड़ी पर्यावरण की समस्या पर? ऑक्सीजन के टाइम पर केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, इस राज्य के खिलाफ उस राज्य के खिलाफ। आज किसानों की समस्या है तो ब्लेम नहीं करना चाहिए, समय समाधान देने की बात है। तिवारी, आप मुझे बताइए, मेट्रो के जो किराए हैं वो बहुत कम कर देने चाहिए। इस समय सार्वजनिक परिवहन जितना भी उसके किराए आधे कर दो, चौथाई कर दो, जिससे कि जनता ज्यादा सार्वजनिक लॉकडाउन में समझता हूं समाधान नहीं है, आर्थिक समस्या बहुत बढ़ जाती है। ओके, पंकज तिवारी जी, आप मुझे बताइए कि तत्काल हमें क्या उपाय अपनाने की आवश्यकता है? आप एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते क्या सजेस्ट करेंगे सरकार को, सोसाइटी, इंडस्ट्रीज, कारपोरेट को, ताकि हम इस पर नियंत्रण करें? और ये सुझाव सिर्फ मुझे ही मत दीजिए, अपनी पार्टी की, राज्य की दूसरी जो सरकार है उन तक ये सुझाव पहुंचाइए।
नहीं, मैंने तो आरोप करना, मैं चाहे वो हमारी सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या आपकी सरकार हो ब्रजेश जी, बिल्कुल मैं ज्योति जी से सहमत होते हुए मैं ये चाहूँगा, और ये कि एक तो जन जागरण जनता के बीच में सरकार की तरफ से भी आम आदमी, और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है और या 4 पहिए गाड़ी पे नहीं अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकते हैं तो इतना सरकारें जरूर वहाँ कर सकती हैं कि कम वाहनों के लिए, इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर वाहनों के लिए एक लॉकडाउन लगा दे कि आज से 15 दिन कोई वाहन लेकर नहीं। आज 4-4, 5-5 एक आदमी, एक नेता 7-7, 8-8 गाड़ी लेकर चलता, वो किसी भी दल का हो, वो कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, भाजपा, किसी को। क्यों, आपकी पार्टी की भी तो कल बुलंदशहर में रैली थी, 50-60 गाड़ी से आपकी नेता आई थी बुलंदशहर में। आज मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद में आपकी रैली थी, वहां भी सैकड़ों गाड़ी से आप लोग गए थे। देखिए, उनको भी ये टीवी पे बैठ के जो आप मुझे जानकारी दे रहे हो, ये अपने अमल में लाओ ना। कहा जा सकता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप हमारी मैं नेता तो एक को, छोटी गाड़ी तो चलता कहा। हूँ, आप लोग काफिले में चलते हो, एक गाड़ी में आपके नेता चले ना। नहीं, अगर प्रदूषण है तो हमारा नेता नहीं चलेगा, आप बात करिए, लेकिन उसके लिए बाकी भी सरकार को, ये थोड़ी होगा कि सरकार में अमित शाह, अब फिर आप जैसी आरोप लगवा देंगे कि अमित शाह 100 गाड़ी से चले और हमको टोल टैक्स पे रोक लिया जाए। अभी बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि आपकी सरकार ने क्या किया, हमारी 10 साल की अमित शाह सरकार क्यों जी या प्रियंका गांधी ही क्यों, सबके लिए नियम एक समान होने चाहिए। मैंने तो वही कह रहा कि मैं सबके लिए, वो प्रियंका गांधी, जब अमित शाह और योगी जी कम काफिले चलेंगे तो प्रियंका जी उसको देख के अपने आप को काफिला कम, और समीर सिंह को भी एक गाड़ी से चलना को रोक देती हैं, और समीर सिंह को भी एक गाड़ी से चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। समीर सिंह जो अभी कह रहे थे, जो इनको भी एक गाड़ी से चलना चाहिए है प्रदूषण की, आपको 10 साल में पहले भी बताइए कभी ऐसी स्थिति रही हो, शीला जी की सरकार रही हो तो बताओ। डॉक्टर डी के गुप्ता, इमीडिएट क्या उपाय आप बता सकते हैं सरकार को, ताकि हम कम से कम तत्काल में आई इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कर सकें? देखिए, इमीडिएट यही है कि जो भी सोर्स है जहाँ से धुआं निकल रहा है, जहाँ से पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है सबसे बड़ा, और तीसरा छोटा जो पार्ट है वो पराली का है। तो सबसे बड़ा जो है हमें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि ऑड एंड इवन जो भी चालू करना वो चालू करना चाहिए, ट्रैफिक जाम को बचाना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम से ही बहुत सारा धुआं बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है। जो हमने जो रेड लाइट्स पे जो हम लोग कहते हैं अपनी गाड़ियां बंद कर दें, वो बंद कर देनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात, कहीं ना कहीं जरूरत है इस समय अवेयरनेस क्रिएट करने की, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं उतनी, वो क्रिएट करने की जरूरत है। इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा पैदा कर रही है, उन इंडस्ट्री को टेम्पररी हम बंद कर सकते हैं या शट डाउन कर सकते हैं। जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो चल रही हैं दिल्ली एनसीआर में, उनको बंद करना चाहिए, पराली का भी कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। और जितने भी रोड हैं जहां पे धूल मिट्टी जगह ज्यादा हो रही है, जितनी रेजिडेंशियल एरियाज हैं, मार्केट एरियाज हैं, वहां सुबह शाम पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे वहां पे कम धूल उड़े, मिट्टी उड़े और वो स्मॉग में कम तब्दील हो। और साथ में लोगों को प्रिवेंशन के लिए मास्क लगाएं या बाहर ना जाएं, और गर्भवती महिलाएं खास करके उनके अंदर बिल्कुल बाहर ना जाएं, बिकॉज उनके अंदर प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता है, प्रीमेच्योर लेबर पेन होने का खतरा रहता है, बच्चा कमजोर हो सकता है, लोअर वेट हो सकता है, बच्चे को जॉन्डिस, पीलिया इन्फेक्शन। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। अनुपम जी, आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऑप्शन दिए हैं कि हम इमीडिएट इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे एक उसमें से वर्क फ्रॉम होम है, जैसे उसमें से लॉकडाउन जैसे भी विकल्प हैं, तो कौन से विकल्प ज़्यादा फीजिबल आपको लगते हैं कि उन्हें हम आसानी से कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है विजय जी कि जब समस्या सामने खड़ी है तो हम कुछ नया नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जहां तक गाड़ियों का प्रश्न है, कंस्ट्रक्शन साइट्स का प्रश्न है, ये बिल्कुल एक झटके से बिल्कुल बंद कर देना होगा। जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं साइट को बंद कर देना होगा, डीजल गाड़ियों को खासकर बंद कर देना होगा जी। मैं तो ये प्रपोज करता हूं ब्रजेश जी, अक्टूबर से मार्च तक नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अक्टूबर टू मार्च कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन करना मार्च टू अक्टूबर करना। नहीं ब्रजेश जी, इसका होमवर्क जो है ना, सरकारों को इसका होमवर्क जुलाई से ही शुरू कर देना चाहिए। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। चाहे डबल शिफ्ट में काम कर लें, आप डबल शिफ्ट लगा के कर लें, मार्च टू अक्टूबर आप काम कर लें। समस्या एकदम सामने खड़ी हो जाए, जैसे लगे आग लगने के बाद कुआं खोदने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। जी जी, करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुमूल्य सुझाव आप सबने प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, वाकई में समस्या वायु प्रदूषण की बेहद गंभीर है और ये हमारी आपकी पीढ़ियों के लिए ठीक बात नहीं है।
मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम किस प्रकार का शहर, कैसा वातावरण और कैसी हवा देकर जा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज हमको और आपको अच्छा शहर, अच्छा उत्तर प्रदेश और अच्छा हिंदुस्तान देकर गए हैं। हमारी आपकी भी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को अच्छा प्रदेश, अच्छा शहर और अच्छा देश देकर जाएं, जहां पर शुद्ध हवा कम से कम नसीब हो सबको। शुक्रिया, नमस्कार।